तो सरकार एग्जैक्टली क्या कर रही है, क्या रेगुलेशन लेके आएगी जिस तरह से ये बीच का रास्ता निकाला जा सके। और मनोज जी, हम जो चर्चा लगातार कर रहे हैं, हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट भी रहे हैं, पवन दुग्गल भी रहे हैं, हमारे साथ खुशबू भी रही है, कई बार हमारे साथ एडवोकेट्स भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। वो डर जो हर बातचीत में निकला, दीपक की इस रिपोर्टिंग के बाद कम से कम वो डर जमीन पर दिख भी गया कि ये लोग फल फूल रहे हैं अंदर ही अंदर। जी हाँ, बिल्कुल फल फूल रहे हैं। और मुझे तो सबसे बड़ी चिंता हो रही है रोजगार की। जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे, अब ऑनलाइन गेमिंग में 2 लाख लोग जो हैं उनका क्या होगा, और जो महादेव ऐप से जुड़े हुए जितने लोग थे। अब आप ये देखिए कि अगर सरकार ने विधेयक लाना था तो ये अगर थोड़ा सा अंदेशा दे देती, थोड़ा सा 3 से 4 महीने पहले इस बात का अंदेशा देती कि भाई हम ये बिल लाने वाले हैं, तो कम से कम ये 2 लाख लोग जो है अपने रोजगार का कोई उनके लिए संकट ना होता, वो कोई दूसरा रोजगार जो है तलाश लेते। अब जो लेटेस्ट एक खबर आई है, अभी थोड़ी देर पहले मैं मोबाइल पे देख रहा था कि जो 24x7 जो साइट है, जिसमें माई 11 सर्किल और माई सर्किल ये 2 बड़ी कंपनियां आती हैं, इनका जो बेंगलुरु ऑफिस है वो बंद हो गया है और उसमें 300 कर्मी जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। और इसी तरीके से जो उनके अप्रेंटिस थे, 20 से 25 अप्रेंटिस थे, जिनको 1 सितंबर से ही उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रद्द कर दिया गया है। और मुंबई ऑफिस में भी बहुत अफरा तफरी का माहौल है। तो अभी ये एक कंपनी की स्थिति आई है, ऐसी स्थिति आपको अन्य कंपनियों की भी अगले कुछ दिनों में जरूर दिखाई देंगी। वाकई दिखाई देगी। मैं दीपक का रुख कर लेता हूं। दीपक, अभी क्या हमने बस मिट्टी को खोदा है, थोड़ी सी जड़ें दिखाई पड़ी हैं इस पूरे खेल की? जी बिल्कुल, देखिए 6,000 करोड़ का अंपायर खड़ा हो चुका है और रोजाना की एक दौर ये भी था रोजाना 200 करोड़ रुपए कमाए जाते थे। अब आप ये सोचिए कि भारत में सिर्फ एक्सेस लेके 6,000 करोड़ का अगर कारोबार खड़ा कर दिया तो कितने घर उजाड़े होंगे। दूसरी तरफ बात यह है कि इसमें ऐसा नहीं है कि खाली ये लोग चला रहे हैं और उसके बाद ये सिस्टम चल रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें टॉप टू बॉटम तमाम लोगों के नाम याद है। मुझे आज भी वो चुनाव याद है जब देश के प्रधानमंत्री ने भूपेश बघेल को, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे, उनका नाम इस महादेव सट्टा ऐप के साथ लिया। एक प्रमोटर पकड़ा गया, सोनी, शुभम सोनी, उसने भूपेश बघेल का नाम लिया कि मैं प्रोटेक्शन मनी देता था। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब आप ये समझिए कि 6,000 करोड़ का अंपायर बीते 5-7 सालों में खड़ा हो गया। 2016 में शुरू किया, 1,000 करोड़ में रेड्डी अन्ना को खरीदा 2020, 5 साल बाद। उसके बाद 5 साल के खरीदने के बाद आज हम 2025 में खड़े हैं। इसके बीच में 200 करोड़ की शादी हो जाती है दुबई में। अभी 4 महीने पहले इसी के एक प्रमोटर की शादी जयपुर में हुई है, जिसकी लागत बताई जा रही है कि 100 करोड़ के आसपास खर्च किया गया है। उसके बाद रोजाना 200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन। तो अब सरकार कौन से गेमिंग ऐप के ऊपर कार्रवाई करना चाह रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आप इस तरीके से समझिए, ये तो खुले तौर पर सट्टा नाम ही दे दिया गया था और जिसको इसने बनाया उसने इतना रोचक दिमाग लगाया कि ऐसा नाम दिया जाए जो सबकी जुबान पर हो। तभी अमित शाह ने कहा था कि इन लोगों ने तो भगवान के नाम को भी नहीं छोड़ा। तो आप ये समझिए कि चाहे ड्रीम 11 हो, चाहे रमी सर्कल और तमाम इस तरह की गेमें, दोनों में सिमिलैरिटी कहा जाए तो ऐसा नहीं है। लेकिन एक जगह खूब पैसा बनाया जा रहा था, दूसरी जगह पैसा दिया जा रहा था और उसके बाद बनाया जा रहा था। अब सरकार जो रेगुलेशन लेके आई है तो उसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिस तरीके से 6,000 करोड़ का कारोबार खड़ा हो गया, उस 6,000 के कारोबार में कितने ऐसे घर हैं भारत के जो बर्बाद हुए, क्या उनको कुछ लाभ मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार लुकआउट नोटिस की बात हो रही है, कभी उनको भारत लाने की बात हो रही है, कभी रेड कॉर्नर नोटिस की बात हुई। अब उन्होंने जैसे अपने वकील के माध्यम से कहा हम नवंबर में आ जाएंगे। तो ये आज से नहीं चल रहा राजीव, ये बीते 5 साल से चल रहा है और गोल गोल घुमाया जा रहा है। तो कुल जमा तो बात यही है कि पैसा जो कमा रहा है वो अभी भी पैसा कमा रहा है इस रेगुलेशन के बाद। तो सवाल यही खड़ा होता है कि पैरेलल में एक सोचिए नई ऐप बन गई जो रोजाना 10 लाख रुपए पीट रहा है और ऐसे तमाम और दूसरे लोग हैं जो पैसा कमा रहे होंगे। तो जो पैसा कमाने वाला है वो पैसा अभी भी कमा रहा है, जिसकी नौकरी इस वजह से जारी है, वो भी एक पहलू है। लेकिन मिली है कि जो सर्वर उत्तर प्रदेश में लगाया गया है उस सर्वर और बाकी डिटेल को साझा किया जाएगा छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ।
देखिए, जब ये बात की गई, ये सवाल पूछा गया एसपी से, तो उन्होंने एक लाइन में कहा कि हम इस चीज़ पर नज़र बनाए हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं और देख रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि जो साइबर एक्सपर्ट हैं छत्तीसगढ़ के और जो यहाँ की साइबर टीम है वो संपर्क में है, बातचीत कर रही है, सिस्टम खंगाले जा रहे हैं, चीज़ों को देखा जा रहा है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो उसमें से निकले हैं। तो ये भी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं कि जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा हो भारत सरकार ने, उसको खोजने के लिए कई भारत सरकार की पुलिस और तमाम एजेंसियां लगी हैं और उसके बाद एक नया पैरेलल में ऐप खड़ा कर दिया और उससे पैसा की भी कमाई शुरू हो गई है। तो ये इतना आसान नहीं है। इसमें तमाम वो लोग हैं, मुझे तो आज भी याद है कि उस समय के तत्कालीन एसपी दुर्ग के, उसके नीचे टीआई थाना प्रभारी जिसको दिल्ली में एसएचओ कहा जाता है, एडिशनल एसपी, कांस्टेबल से नीचे रीडर, ये तमाम लोगों की संलिप्तता, महंगे महंगे घर, महंगे, हम अंदाजा लगा सकते हैं, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन जो कुछ इस वक्त बोल रहे हैं दीपक और संभव जैसे बता रहे हैं, बड़ा इशारा मिलता है, जो डर जताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की जमीन ऐसे ऐप्स के लिए क्या बहुत अच्छी खाद उपलब्ध कराती है, या फिर छत्तीसगढ़ में इसका कुछ शेयर, एक हाइपोथेटिकल बात है, नक्सलवादियों तक भी तो नहीं जा रहा है जो वहां पर चल रहा है। बहुत कुछ जांच की जरूरत है। संभव, दीपक और मनोज जी, बहुत शुक्रिया।